नमस्कार, एशियन न्यूज देख रहे हैं आप और आपका बहुत स्वागत है छत्तीसगढ़ डिबेट में, जहां हमारा आज का मुद्दा है मॉनसून सत्र में सवालों की बौछार। दरअसल छत्तीसगढ़ विधानसभा का मॉनसून सत्र 22 जुलाई से शुरू होगा। इस सत्र में सरकार अनुपूरक बजट पेश करने वाली है। सदन में अनुपूरक बजट पर चर्चा हो सकती है, मगर विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीति बनाने में जुटा हुआ है। विपक्ष के संभावित आक्रामक रुख को देखते हुए सरकार भी विरोध की धार को कमजोर करने की तैयारी में लग गई है। इसके लिए मुख्यमंत्री आवास पर विधायक दल की बैठक रखी गई है। बैठक में विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए रणनीति तैयार की जाएगी। उधर कांग्रेस भी 21 जुलाई को नेता प्रतिपक्ष के आवास पर विधायक दल की बैठक करने जा रही है। इस बैठक में सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति बनेगी। बताया ये भी जा रहा है कि कांग्रेस खाद बीज, लॉ एंड ऑर्डर, बलौदाबाजार, हिंसा, कवर्धा में बच्चों की मौत, बिजली बिल समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। साथ ही बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर 24 जुलाई को विधानसभा घेराव के लिए नेताओं की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। मॉनसून सत्र को लेकर भाजपा का कहना है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं हैं, तो वहीं कांग्रेस का दावा है कि पार्टी के तमाम विधायक आक्रामक रूप से मुद्दे रखेंगे। कांग्रेस के पास मुद्दों की कमी नहीं है। भाजपा सारे मुद्दों के जवाब देते रहते थक जाएगी। इसलिए पार्टी ने रणनीति बनाई है कि हमारे विधायक विधानसभा के अंदर लड़ेंगे और पार्टी सड़क पर लड़ेगी। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले सुन लेते हैं नेताओं की प्रतिक्रियाएं। कैबिनेट की बैठक है, पार्टी के विधायक दल की भी आज बैठक है। पार्टी के विधायक दल की बैठक में आगामी जो विधानसभा का सत्र है 22 जुलाई से, उसको लेकर चर्चा होगी और उसके हिसाब से कार्य योजना पार्टी के विधायक दल की बैठक में बनेगी। बिल्कुल मानसून सत्र में इस 5 दिन में कांग्रेस पार्टी के विधायक, कांग्रेस पार्टी के तमाम हमारे विधायक साथीगण आक्रामक रूप से मुद्दे रखेंगे। मुद्दों की कमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमारी तमाम मुद्दों को जवाब देते देते थक जाएगी। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने रणनीति बनाया कि हमारे एमएलए सड़क के अंदर, विधानसभा के अंदर लड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी सड़क के बाहर लड़ेगी। तो चलिए, आज के इस अहम मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई हैं बीजेपी प्रवक्ता किरण बघेल, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे रवि ग्वालानी जी। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार के सिकंदर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले किरण जी, आपके पास आऊंगी। सदन चलाने के लिए सरकार की क्या खास रणनीति होने वाली है, क्योंकि कांग्रेस यानी विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में नजर आ रहा है। जी बिल्कुल तैयारी में है, मगर मुझे लगता है कि कोई तैयारी हमारे भाजपा के विधायकों पर चलने वाली है, मंत्रियों पे चलने वाली है, क्योंकि जितने प्रमुख वादे थे हमने एक के बाद एक लगातार पूरे किए हैं। और मुझे लगता है कि मुद्दा विहीन, नीति विहीन और नियत विहीन कांग्रेस के विधायक सिवाय अपने जो उनकी जो पोल खुलेगी, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो, उसको शील्ड करने, कवर अप करने के सिवाय इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और मुझे लगता है जितनी प्रमुख योजनाएं थी या वादे थे हमारी सरकार ने पूरी की है, तो फिलहाल तो मुझे नहीं लगता कि मुद्दे हैं। जैसे कि इनके अध्यक्ष कह रहे थे कि इतने जवाब देंगे और ये जवाब लेने लायक रहेंगे नहीं, तो मुझे लगता है जनता ने अपना जवाब दे दिया है। विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में इस प्रकार इनके दिग्गज कैबिनेट मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री को हार का सामना देखना पड़ा है। मुझे लगता है जनता ने अपना जवाब दे दिया और इससे बड़ा रिपोर्ट कार्ड कांग्रेस के पास हो नहीं सकता। रही बात आगामी सत्र की, तो मुझे लगता है बहुत सारे ऐसी नई योजना को लेकर, नए विधेयक को लेकर चर्चाएं होंगी। मुझे लगता है आगे आने वाले नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भी कुछ नई बड़ी घोषणा हो सकती है। कुल मिलाकर भाजपा की शासन जो छत्तीसगढ़ के विकास, जो उनका प्रमुख हमारा विकास का मुद्दा है, हमारे छत्तीसगढ़ की प्रगति का मुद्दा है, उस पर ही काम करेगी। और मुझे लगता है कि जो ये जितने भी अपने रणनीति बना ले, कुछ भी घेराबंदी करने का प्रयास कर ले, वो विफल ही रहे। जी रवि जी, किरण जी कह रही है कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं है, जो भी रणनीति बना ले सब विफल होगी। क्या जवाब देंगे इसका? जी देखिए कोमल जी, किरण बघेल जी एक अच्छी प्रवक्ता है, लेकिन मैं उनसे उम्मीद कर रहा था कि कुछ और अच्छा बोलेंगी,
लेकिन वही बात पुरानी की कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के पास इस लाइन के अलावा कुछ होता ही नहीं है। कभी भी उनसे चर्चा करो तो यही कहते हैं मुद्दे नहीं है। मुद्दे कैसे नहीं है? आज सबसे बड़ा मुद्दा अगर हमारे प्रदेश में ज्वलंत मुद्दा है तो वो लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है। इतनी बड़ी घटना बलौदा बाजार जैसे शांति प्रिय जगह में हो जाती है और भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर रही है। इंटेलिजेंस फेलियर है, पुलिस फेलियर है, एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर है और गवर्नमेंट फेलियर है, और बीजेपी कहती है मुद्दा नहीं है। न्यूज़पेपर उठाइए कोमल जी, रोज आप देखिए, आए दिन वो रायपुर शहर की बात करिए या आसपास के शहरों की बात करिए या इंटीरियर्स की बात करिए, देखिए महिलाओं के खिलाफ कितने उत्पीड़न के मामले निकल करके आ रहे हैं, कितने ज्यादा छिनताई के मामले निकल करके आ रहे हैं। आप एक एक न्यूज़पेपर उठा लीजिए, पूरे के पूरे पेपर, पूरा का पूरा पेज भरा हुआ है ऐसी खबरों का। भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे हैं मुद्दा नहीं है। बिजली बिल इन लोगों ने बढ़ा दिया। एक तरफ कांग्रेस पार्टी जो है लोगों को बिजली बिल हाफ करके दे रही थी, बिजली बिल माफ करके दे रही थी, और विष्णुदेव सरकार आते साथ बिजली बिल बढ़ा दी, और ये भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे हैं कि मुद्दा नहीं है। अभी हमारी बहन विकास और प्रगति की बात कर रही थी। मैं पूछना चाहता हूं, पिछले 7 से 8 महीने में थोड़ा सा पन्ने पलट लें कि पार्टी ने क्या फैसले लिए और क्या हुआ है। क्या विकास का एक इन लोगों ने काम किया है? एक शिलान्यास किए हो तो बताएं। कोई शिलान्यास नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ फोकस नहीं है, और तो और वित्तीय प्रबंधन की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्जा 6 महीने में ले चुकी है, और भारतीय जनता पार्टी वाले लोग कहते हैं कि कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि आप लोग अगर ये सोच रहे हो कि हमारे पास मुद्दा नहीं है, तो आप लोग ये बता दो कि आप लोग कर क्या रहे हो, किस तरह से प्रदेश चला रहे हो। लॉ एंड ऑर्डर में फेल हो, फाइनेंस मैनेजमेंट में फेल हो, नक्सल गतिविधियों को देखो तो इतनी बढ़ चुकी है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। एजुकेशन व्यवस्था में जो हमारे समय के स्कूल बनाए हुए थे, जो हमने बनाया, उसके नाम स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम से बदल करके अब पीएम श्री योजना कर देते हैं, ताकि लोगों को दिखाते हैं, इनको ये बने कि ये इन लोगों के द्वारा किए गए काम है। तो और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है। शायद ये वही चश्मा लगा करके बैठे हुए हैं जो इनके नेता इनको पहना रहे हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से, पार्टी से, मुद्दे बहुत है, कमर कस लीजिए, आप लोगों से विधानसभा में मुलाकात होगी। जी किरण जी, आप अभी कह रही थी और भाजपा भी लगातार कह रही है कि कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है, लेकिन रवि जी ने अभी कम से कम 6 से 7 मुद्दे गिनवाए हैं और सरकार को भी कहीं ना कहीं घेरने के लिए विपक्ष तैयार नजर आ रहा है। तो इस पर आप क्या कहेंगी? देखिए कोमल जी, अभी रवि जी स्कूल की शिक्षा की बात कर रहे थे, तो इनको याद दिला दूं कि जिस प्रकार आत्मानंद स्कूल के नाम पे भ्रष्टाचार हुए हैं, अभी जो एक योजना थी इनकी, जो मुख्यमंत्री जतन योजना, जिसमें 2000 करोड़ के भ्रष्टाचार पाए गए हैं, तो इन्होंने तो कोई भी विभाग नहीं छोड़ा, कोई भी ऐसा कार्य नहीं छोड़ा जिसके भ्रष्टाचार नहीं हो। चाहे वो गोठान की बात कर ले, शराब घोटाले की बात कर ले, शिक्षा के मंदिर को भी इन्होंने भ्रष्टाचार का जगह बना डाला। जतन योजना के तहत जो पैसे आने थे उसके कहाँ मुरम्मत में, रेनोवेशन में कहीं यूज ही नहीं हुए हैं, पैसे कहाँ गए, उस पैसे का कितना बंतर बाट किया गया। रही बात आत्मानंद स्कूल की, तो उसके लिए रवि जी कोई बजट ही नहीं था आपके सरकार में, उसका अध्यक्ष बना दिया गया कलेक्टर को, उसके पास भी कोई पावर नहीं थे। तो किस प्रकार आप लोग ने सिर्फ योजना के नाम पे पैसों का भ्रष्टाचार किया। चाहे वो राजीव मितान की बात करें, उसमें भी नेताओं के करीबी लोगों को पैसे दिए जा रहे थे। तो कुल मिलाकर आप लोग ने योजना के नाम पर सिर्फ अपने लोगों को मेरे ख्याल से पैसे बांटने का काम किया या अपने लोगों को फेवर किया है। और मुझे लगता नहीं, आपकी योजनाएं बहुत अच्छी थी, जितनी योजनाएं आई थी बहुत अच्छी थी, लेकिन अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात करें रवि जी, तो धरातल पे जीरो साबित हुई और कहीं ना कहीं आपकी सारी योजना भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गई। चाहे वो मुख्यमंत्री जतन योजना, पीएमश्री की बात कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं पीएमश्री के अंदर आने वाले स्कूलों का मुझे लगता है चिन्हांकित होकर उनका और डेवलपमेंट होगा, उनको अभी और हाईटेक बनाया जाएगा। जो आत्मानंद स्कूल के नाम पे इन्होंने सिर्फ स्कूल आत्मानंद का नाम रख दिया और पुराने स्कूल को लेकर जिस प्रकार भ्रष्टाचार किया, ना वहाँ शिक्षकों की व्यवस्था थी, ना वहाँ पे टीचर।
किरण जी, आपको भी सुना, रवि जी को भी सुना। अब हमारे साथ के सिकंदर जी भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। एक बार उनसे भी जान लेते हैं, उन्होंने दोनों पक्षों को सुना है, उनकी क्या राय है। जी, अभी विधानसभा का सत्र होना है। मेरी अपेक्षा थी कि प्रवक्ता ये बताएंगे कि विधानसभा चलेगी कैसे। सरकार अनुपूरक बजट पेश करने जा रही है और विपक्ष ने विरोध करने की तैयारी कर रखी है। तो ऐसी स्थिति में हमारी चिंता इस बात को लेकर है कि क्या सदन की स्थिति लोकसभा की तरह होगी, विपक्ष हंगामे करेगा और सरकार अपना कामकाज करेगी। ये देखने की बात है। और बार बार राजनीति में एक बात आती है कि सदन चलाना सरकार की जिम्मेदारी है, तो विपक्ष का भी कर्तव्य है कि सदन चलने दे। दोनों तरफ के तालमेल से सदन चलता है। सदन बहस की जगह है और बहस की जगह पर बहस होनी चाहिए। 5 दिन का सत्र है। मुझे इस बात का भी आश्चर्य हुआ, इसके पहले भी बहुत कम समय का सत्र था तो कांग्रेस ने सत्र के छोटे होने का सवाल खड़ा किया था। इस बार सत्र के छोटे होने का सवाल नहीं है। इसका मतलब है कि समय पर्याप्त है और उनको मुद्दे मिलेंगे उठाने के लिए। देखना ये होगा कि छत्तीसगढ़ में एक व्यवस्था है विधानसभा में कि अगर आप बेल में जाते हैं तो स्वतः आप जो है उस दिन के लिए कार्रवाई से बाहर हो जाते हैं। तो विपक्ष जो है अपनी बातों को सदन में उठाएगा विभिन्न तौर तरीके से या हंगामे करेगा, ये देखने की बात होगी। जहां तक मुद्दों की बात है, मुद्दे हमेशा रहते हैं। विपक्ष के पास हमेशा सरकार के खिलाफ मुद्दे होते हैं। जी सिकंदर जी, किरण जी आपके पास आऊंगी, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी लगातार कांग्रेस पर भी आरोप लगाती रही है, लेकिन वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज कह रहे हैं कि वो जनता के मुद्दों को विधानसभा में उठाएंगे और सरकार को बेनकाब करेंगे। तो ऐसा कौन सा चेहरा है जिसको बेनकाब करने की बात कर रहे हैं पीसीसी चीफ? जी मुझे लगता है कोमल जी, ये बात अगर पीसीसी चीफ ही बताए तो बहुत बेहतर होगा। आज प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में विधानसभा और लोकसभा में इनको बुरी तरह हार मिली है। मुझे लगता है उनको अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेनी थी और अपने पद से इस्तीफा देना था, और इस बात को वो स्वीकार तो नहीं कर पा रहे हैं और रोज के रोज एक नया मन घड़त उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं भाजपा के खिलाफ। मुझे लगता है कोमल जी, आने वाले नगरीय निकाय चुनाव में जो ये हार देखने वाले हैं, पहले विधानसभा में फिर लोकसभा में और आने वाले नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की जो हार है, इनके पीसीसी चीफ के चेहरे पे साफ झलकता है। यही कारण है कि ये जनता को बरगलाने का, झूठा भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही है। और चूंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, हमारी भाजपा की सरकार जब से आई है लगातार जनता के हित में फैसले ले रही है, बड़े बड़े फैसले ले रही है। उससे लगातार लेने वाले फैसलों से बौखलाई घबराई कांग्रेस ऐसे वक्तव्य दे रही है। और जिस प्रकार इनकी जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आई थी, उसका मुझे लगता नहीं है कि कोई फैक्ट फाइंड करके गया है। और अगर आपसी कलह से कांग्रेस मुक्त हो पाएगी या उभर पाएगी तो मुझे लगता है आगे आने वाले चुनाव की तैयारी करेगी। और चूंकि छत्तीसगढ़ की जनता ने छत्तीसगढ़ का भार तो विष्णु सरकार को दे दिया है, तो मुझे लगता है अब इनको आगे आने वाले चुनाव के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि छत्तीसगढ़ की जनता के द्वारा चुने गए सरकार पर, क्योंकि मुझे लगता है ये सक्षम सरकार है। और जिस प्रकार पैसे लिए जा रहे हैं जनता के हित में, पहले इन्होंने कहा महतारी वंदन योजना लागू करना असंभव है, फिर इन्होंने कहा कि लोकसभा तक महिलाओं को ये पैसे देंगे, उसके बाद बंद कर देंगे। लगातार मगर हमारी सरकार सारी किस्त जारी कर रही है, तो इनके मुंह पे तमाचा है ये भी कि ये जनता को, महिलाओं को बरगलाने का काम कर रहे थे। तो ये मुझे लगता है ये डर है कहीं ना कहीं आने वाले हार को लेकर बौखलाहट, और पिछली हार को लेकर भी बौखलाहट है कि ये जनता के बीच में कुछ भी उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं। जी रवि जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई भी बयान उलूल जुलूल नहीं होता। हर बयान के पीछे कैलकुलेशंस होते हैं और अकॉर्डिंगली कोई बयान दिए जाते हैं। जैसे ये कह रही हैं कि हम कह रहे थे कि महतारी वंदन योजना की किस्त एक मिलेगी और नहीं मिलेगी। ये बातें क्यों निकल के आ रही है? ये बातें इसलिए निकल के आ रही है कोमल जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का इतिहास जो शायद इनकी प्रवक्ता भूल चुकी है, मैं याद दिलाता हूं। 300 रुपए बोनस देने की बात इन्होंने कही थी, लेकिन हुआ क्या था पिछली सरकार के समय में कि पूरे 5 वर्षों तक इन्होंने बोनस नहीं दिया और परिणाम क्या निकला? इनकी सरकार चली गई
और जब इस समय जब इनकी सरकार आई है तो इस 5 वर्षों में शुरुआत में ये लोग पिछला बोनस दे रहे हैं। तो जब इनका इतिहास ऐसा रहेगा तो किस तरह की बातें नहीं होंगी, पहली बात। दूसरी बात, ये कह रहे हैं कि बड़े बड़े फैसले इनकी सरकार ले रही है, बिल्कुल सही बात है। 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्जा 6 महीने में ले लिए हैं, इससे बड़ा फैसला क्या होगा। एक तरफ प्रदेश चला नहीं पा रहे हैं, एक तरफ इनसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं। किस तरह के बड़े फैसले ले रहे हो आप लोग? मैं तो पूछना चाहता हूं, 6 महीने में विकास की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी इतना बताए कि इन लोगों ने क्या विकास की गंगा बहाई है, कौन से एक नए रोड का उद्घाटन किए हैं, नया रायपुर में क्या किए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में कांग्रेस पार्टी को हर बार ये बोलते थे कि कांग्रेस पार्टी इंफ्रास्ट्रक्चर में फोकस नहीं कर रही है। पहले ये लोग बताए ना 8 महीने में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस हुआ, कुछ भी नहीं। बल्कि स्थिति ये है कि इन लोगों की तरह इनके जितने भी मंत्री हैं उन लोगों से मंत्रालय नहीं संभल रहे हैं। आप जा करके देखिए, प्रदेश में पूछिए कि मुख्यमंत्री कौन है, तो बोलते हैं 4-4, 5-5 लोग मुख्यमंत्री हैं। हर व्यक्ति अपने हिसाब से चला रहा है, कोई किसी की सुन ही नहीं रहा है। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी जो इतने सीधे व्यक्ति हैं, इनका मंत्रालय, इनके लोग इनकी सुन ही नहीं रहे हैं। वो किसी के पास जाओ तो कहता है पहले अगर ओपी चौधरी जी ओके करेंगे तो वो काम होगा, फिर कहते हैं कि जो दूसरे उप मुख्यमंत्री हैं वो ओके करेंगे तो काम होगा, फिर रमन सिंह जी जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उनकी अपनी एक वर्किंग स्टाइल चल रही है। मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर प्रदेश की लगाम है किसके हाथ में, किसके पास जनता जा करके मांग करे। जी, इसका जवाब अभी किरण जी देंगी। क्लियर नहीं है रवि जी, इसका जवाब भी अभी किरण जी देंगी, क्योंकि जैसे रवि जी कह रहे हैं कि बीजेपी में कहीं ना कहीं आपसी कलह नजर आ रही है, कहीं ना कहीं गुटबाजी नजर आ रही है। तो किरण जी क्या कहेंगे, किसके पास जाए जनता? अभी कोमल जी, मैं रवि जी के स्मरण को वापस और फिर से जगा देना चाहूंगी कि जब इनकी सरकार थी रवि जी, तो आपके शासनकाल में क्या होता था, कोरोना काल बीत गया लेकिन आपके स्वास्थ्य मंत्री का अता पता नहीं रहता था। सारे फैसले, सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस, सारे मीटिंग स्वास्थ्य मंत्री के गैर हाजिरी में हो जाते थे। किरण जी आप अपनी बात बताइए ना। रुद्र गुरु टेंडर पास करवाते थे, मुख्यमंत्री का आदेश आता है और उनका टेंडर रद्द हो जाता है। आपके ही मंत्री विधायक अपने ही कलेक्टर के खिलाफ, अपने ही एसपी थाने के खिलाफ शैलेश पांडे जी आवाज उठाते थे। तो किसकी चल रही थी? वन मैन आर्मी शो है, वन मैन शो तो आपके शासनकाल में चल रहा था। आप प्रश्न हमारे शासनकाल पे उठाते हैं। हमारे मंत्री कम से कम अपने फैसले तो खुद लेते हैं। आपके समय में तो किरण जी हम प्रश्न तो उठाएंगे ना। जनता परेशान हो रही है, जनता पूछ रही है कि चलेगी किसकी। किन्हीं भी नेताओं के पास जा रहे हो तो गोल गोल घूम रहे हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, विपक्ष जनता की आवाज होता है किरण जी, हम जनता की आवाज आप तक पहुंचा रहे हैं। आप ध्यान दीजिए, राहुल गांधी जी ने भी कहा था, केंद्र के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा था कि सरकार के पास देश चलाने का पावर होता है और विपक्ष के पास जनता की आवाज को प्रमुखता से रखने का अधिकार होता है। तो हम लोग जनता की आवाज आप तक रख रहे हैं। जब हम जनता के बीच में जा रहे हैं, उनकी तकलीफों को सुन रहे हैं, तो हम वही बातें कह रहे हैं। हम यही सारे मुद्दे सदन में भी उठाएंगे। हम तो पूछ रहे हैं, जनता कह रही है प्रदेश में 5-5 मुख्यमंत्री चल रहे हैं, आप बताइए ना किसकी चल रही है? क्या विष्णुदेव साय जी के लगाम नहीं है उनके मंत्रिमंडल में? बताइए। वही तो मैं आपसे पूछ रही थी ना रवि जी, आपके पिछले शासनकाल देख लीजिए। चरणदास महंत जी ने अपनी अंतिम इच्छा जाहिर की, मुख्यमंत्री जी के सामने नहीं की, सार्वजनिक जगह पे जाहिर की कि मेरी अंतिम इच्छा है राज्यसभा में जाने की। लेकिन आपके मुख्यमंत्री जी ने तो उसको भी अनसुना कर दिया। अमितेश शुक्ल जी को देखिए, किस प्रकार चना वितरण प्रणाली पर सवाल उठा रहे थे। आपके ही मोहन मरकाम जी को देखिए, डीएमएफ फंड पे प्रश्न उठा रहे थे। तो किस प्रकार आपके समय में चल रहा था, सिर्फ और सिर्फ वन मैन शो चल रहा था, जबकि हमारी पार्टी संस्कारों वाली पार्टी, संगठन की पार्टी है और यहाँ पे कलेक्टिव निर्णय लिए जाते हैं। और बिल्कुल विष्णुदेव साय जी बहुत ही एक्सपीरियंस और बहुत ही अनुभवी और वरिष्ठ नेता हैं और बहुत अच्छे शासक भी है। तो मुझे लगता है यहाँ पे कलेक्टिव निर्णय लिए जा रहे हैं और विष्णुदेव साय जी के ही नेतृत्व में हमारी सरकार चल रही है। और कम से कम कांग्रेस ही ये सवाल ना उठाए तो बेहतर होगा। जी सिकंदर जी, आपके पास आऊंगी। दोनों पक्षों को आपने सुना है, आप कितना वाकिफ रखते हैं? जी
ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है। किसी सवाल का जवाब इस तरह से नहीं हो सकता है कि आपके यहाँ होता था तो हमारे यहाँ ऐसा सही है, ये ठीक नहीं है। मेरा मानना है कि सरकार को अगर विपक्ष सवाल उठा रहा है तो सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए, और अगर इस तरह की वास्तव में स्थिति है कि सचिवालयों में काम नहीं हो पा रहे हैं या लटकाए जा रहे हैं तो निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है, सरकार को इस पे गौर करना चाहिए। दूसरी बात, केवल 6 महीने की सरकार है जिसमें पिछला 3 महीना चुनाव में निकल गया, बाकी 3 महीने बच गए। अब सरकार जो है एक चुनाव से निकल के सरकार बनी, दूसरा चुनाव आ गया, उस चुनाव में फंस गई, अब तीसरा नगर निगम के चुनाव में फंस गई। तो लगातार जब देश में चुनाव होते रहेंगे तो सरकार तो राजनीतिक दल की है ना, पूरी पार्टी, पूरे मंत्रिमंडल को, पूरे नेताओं को, पूरे विधायकों को, सांसदों को, सबको लगना पड़ता है। तो ऐसे में विकास कार्य पर असर पड़ता है। रह गया इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बात है, अब जो है वो बातें देखने की बात होगी कि जो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर रमन सिंह के समय में डेवलप हुआ और आरोप रहे कि भूपेश बघेल की सरकार में इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम नहीं हुआ। ये अच्छी बात थी, भूपेश बघेल ने कई अच्छी योजनाएं लाई थी जो स्वागत योग्य थी। हाँ, अगर वो शायद धरातल पे उतर जाती वास्तव में तो भूपेश बघेल की सरकार या कांग्रेस की सरकार रिपीट हो सकती थी, जो नहीं हो पाई। कहीं ना कहीं जनता में विश्वास खोया है। अब है बात कहने की कि सरकार है कर्ज ले रही है। मुझे नहीं लगता कि किसी भी सरकार ने कर्ज नहीं लिया हो। कर्ज तो भूपेश बघेल की सरकार ने भी लिया था, उसके पहले रमन सिंह की सरकार में लिया है, और जब भी कोई सरकारें होती हैं अपनी व्यवस्था को चलाने के लिए कर्ज लेती हैं। क्योंकि अब इसको हम एक उदाहरण, एक परिवार के हिसाब से समझ सकते हैं। एक पिता अपने पुत्र को जब विरासत छोड़ के जाता है और उसके बाद अगर वो विरासत बढ़ाता है तो निश्चित रूप से उसे कहीं ना कहीं कर्ज लेना पड़ता है उस परिवार की व्यवस्था, मैंने एक व्यवस्था बनाने के लिए। तो सरकार को भी व्यवस्था बनाने के लिए कर्ज लेना पड़ता है, उसके लिए बेशक ब्याज लगते हैं। हाँ, संसाधनों को जुटाना चाहिए, राजस्व की व्यवस्था कैसे होगी इसकी चिंता सरकार को करनी चाहिए। लेकिन अब राजस्व की चिंता जब सरकार करती है तो सवाल खड़े होते हैं कि बिजली के बिल क्यों बढ़ा दिए, तो पैसे आएंगे कहाँ से, ये विपक्ष को बताना चाहिए सवाल के साथ। अगर सरकार राजस्व का इंतजाम करती है तो कहीं ना कहीं टैक्स लगाएगी, कुछ न कुछ बढ़ाएगी, तो ये तो समस्या बनी रहेगी। तो ये आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठकर राज्य के हित में क्या हो सकता है, विपक्ष को भी सोचने की जरूरत है और सत्ता पक्ष को भी सोचने की जरूरत है। और इस पर गंभीरता से, आसान है हम किसी को कह सकते हैं कि तुम चोर हो, तुम बेईमान हो, तुम भ्रष्ट हो, ये कहना बहुत आसान है। लेकिन सवाल ये है कि आप भी तो वहां थे, आपने भी तो वही किया। तो इसलिए इससे राजनीति से, इस तरह के आरोप प्रत्यारोपों से राज्य नहीं चलता, देश नहीं चलता। देश और राज्य को चलाने के लिए दोनों तरफ से ईमानदारी से जरूरत है। अगर कोई कांग्रेस के पास ब्लूप्रिंट है तो मुझे लगता है कि सरकार को आरोप लगाने के बजाय सरकार के सामने रखें कि एक तरीका है जिससे कि हमारा अनुभव है आप सरकार चला सकते हैं। और सरकार को भी उस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करना चाहिए कि विपक्ष ने अगर कुछ हमें दिया है तो उस पर चर्चा करके, उसके विशेषज्ञों से बात करके उसको लागू करना चाहिए, ताकि देश राज्य का हित हो। छत्तीसगढ़ सबसे पहले हमारे लिए है। जी सिकंदर जी, रवि जी आपके पास आऊंगी। कंक्लूजन स्टेटमेंट, विपक्ष कितना तैयार है इस बार विधानसभा सत्र में सरकार को घेरने के लिए? जनता की आवाज होता है, विपक्ष का एक नजरिया होता है चीजों को रखने का। सत्ता पक्ष का काम है जनता के लिए काम करना, विपक्ष का काम है जो काम नहीं हो रहे हैं या जो काम सही तरीके से होने थे उसके लिए सही तरीके से प्रॉपर फोरम, या वो सदन के अंदर हो या सदन के बाहर हो, आवाज उठाना। हमारे पास कई सारे मुद्दे हैं, इसके आवाज हम उठाते रहेंगे। और अभी जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार कह रहे थे, उन्होंने अच्छी बात कही कि विपक्ष के पास अगर कोई ब्लूप्रिंट है तो उसे रखना चाहिए। हम तो चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी वार्तालाप करे, लेकिन ये अगर हमसे पूछेंगे ही नहीं तो सलाह देंगे किसको? बात तो तब आती है जब सत्ता पक्ष काम करना चाहे। ये तो इनके ऊपर है, इनके सदन के चलाने के ऊपर है। क्या विपक्ष की बोली हुई बात को सुनेंगे, विपक्ष के उठाए हुए प्रश्नों का सही तरीके से जवाब देंगे, और क्या विपक्ष से सुझाव मांगेंगे? अगर ये हमसे सुझाव मांगेंगे, अगर सरकार चाहेगी, तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि अगर सरकार चाहेगी तो हम बिल्कुल सुझाव देंगे, और जिस तरीके से ये बोलेंगे, जिस विषय पर बात करना चाहेंगे, उस विषय पर हम इनके साथ बात रखेंगे।
जी किरण जी, कंक्लूजन स्टेटमेंट आपका क्या होगा, क्योंकि जिस तरह से रवि जी कह रहे हैं वो सुझाव भी देगा विपक्ष, और अगर उन पर सरकार बात करने को तैयार है तो इस पर आप क्या कहेंगे, क्या है बीजेपी की राय इस पर? जी बिल्कुल कोमल जी, सदन की कार्यवाही हो या छत्तीसगढ़ के सरकार की बात करें तो दोनों ही पक्ष और विपक्ष के दोनों के मेलजोल से ही सकारात्मक रूप से जी सकारात्मक रूप से अगर सकारात्मक डिस्कशन पे काम किया जाए कोमल जी, तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकते हैं। और हम आशा करते हैं कि विपक्ष अपनी मजबूत भूमिका निभाएगी और जनता की आवाज सचमुच उठाएगी, ना सिर्फ विरोध कर सदन के कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने नहीं देगी। तो अगर ये तैयार है एक मजबूत विपक्ष की जनता की आवाज उठाने के लिए, बिल्कुल हमारी पार्टी स्वागत कर रही है और इनके नेताओं के इन सुझाव का हमेशा से हमारी पार्टी स्वागत करेगी। जी सिकंदर जी, कंक्लूजन स्टेटमेंट आप कितने वाकिफ है, और जिस तरह से बीजेपी भी नजर आ रही है पूरे एक्शन मोड में नजर आ रही है, तो वहीं विपक्ष भी कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की तैयारी में है, तो इस बार के विधानसभा सत्र को लेकर आप क्या देखते हैं, आप कैसे देखते हैं इसे? जी सत्र तो हमेशा हंगामेदार रहा है और विपक्ष अपनी बात उठाना चाहते हैं, संतुष्टि का कोई पैमाना नहीं होता है। यही बात सदन में भी होता है, विपक्ष को लगता है कि हमें कम समय दिया गया और सत्ता को लगता है कि हमें समय ज़्यादा दिया गया। हालांकि सदन का एक प्रोटोकॉल होता है, वरीयता क्रम होता है और समय की अवधि होती है। इन सारे चीज़ों को देखते हुए सरकार उनकी व्यवस्था करती है, ये व्यवस्था अध्यक्ष को देना काम होता है। तो ये देखना होगा कि ऐसा नहीं है, सदन में जो विधायक हैं उनके पास बहुत अवसर होते हैं, प्रश्नकाल होता है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से सवाल किए जा सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है, सुझाव है मेरा, कि विपक्ष को भी चाहिए कि हंगामे की बजाय वो अपनी बात सदन में रखे, क्योंकि उनका लाइव प्रसारण होता है, उनके चरित्र जनता देखती है कि वो किस तरह का हंगामा कर रहे हैं, उनके विचारों से जनता अवगत होती है। फिर उन विधायकों को जो नए चुन कर आए हैं, जिनको अवसर नहीं मिलता है हंगामे के कारण, अगर सदन चलेगा तो उन विधायकों को भी अवसर मिलेगा, वो अपने क्षेत्र की बात उठा पाएंगे। नहीं तो वही होगा, सवाल दे दिए जाएंगे, सरकार जवाब दे देगी और उन विधायकों को कभी सदन में बोलने का मौका नहीं मिलेगा। मेरा मानना है कि सरकार को और विपक्ष को दोनों को सहानुभूति पूर्वक सदन का सम्मान करना चाहिए, और जो जगह बहस की है उस जगह अपनी बात रखने के लिए जगह है, उनका जगह सबको मौका मिलना चाहिए। ऐसा न हो कि ये फिर हंगामे की भेंट चढ़ जाए, क्योंकि वैसे भी बहुत कम समय के लिए सत्र चल रहा है और सत्र में सभी जो है सद्भाव बनाए रखें। जी चलिए, आज के इस अहम मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जाहिर है कि 22 जुलाई से छत्तीसगढ़ का विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है, इसको लेकर सरकार भी काफी एक्टिव है, तो वहीं विपक्ष भी सरकार को घेरने की तैयारी में नजर आ रहा है। लेकिन ये तो देखने वाली बात होगी कि सदन में किन मुद्दों को उठाया जाता है और किन पर जोर दिया जाता है। तो फिलहाल के लिए आज की डिबेट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।